क्या था कल लास्ट में एक्स एंटे और एक्स पोस्ट किया था ना, अब है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है अपना डिटर्मिनेशन of equilibrium level of national income and total output. ठीक है, ये अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है डिटरमिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड टोटल आउटपुट। तो इसमें हमें नेशनल इनकम एक तो निकालना है, उसका इक्विलिब्रियम लेवल, और एक टोटल आउटपुट का इक्विलिब्रियम लेवल। व्हाट इज इक्विलिब्रियम मैम, बताओ। आप पहली बार ये शब्द नहीं सुन रही होंगी। व्हाट इज इक्विलिब्रियम, बोलो। हाँ सर, पहली बार तो नहीं सुना है, पहले तो सुने थे। हाँ, 11वीं कक्षा में भी तो सुना था ना, वहां क्या सुना था इक्विलिब्रियम के विषय में। सर उसमें कुछ था इक्वल, अब पता नहीं, इतना नहीं याद आ रहा हाय! है उसमें था। ये भूल गई? ये तो अच्छे से कॉन्सेप्ट भूल गई। अरे आपने मार्केट इक्विलिब्रियम देखा था, ये क्या हुआ? आपने मार्केट इक्विलिब्रियम देखा था, क्या था वो? जस्ट अ सेकेंड। मार्केट इक्विलिब्रियम क्या था? आपका डिमांड और सप्लाई जब इंटरसेक्ट करते थे, ठीक है, डिमांड और सप्लाई जब इंटरसेक्ट करते थे और जिस पॉइंट पे वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो आपका इक्विलिब्रियम कहलाता था। ठीक है, वो आपका इक्विलिब्रियम कहलाता था। वो आपको एप्रोप्रिएट प्राइस लेवल देता था, जिसमें कस्टमर्स और प्रोड्यूसर्स दोनों को क्या कहते हैं, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन हो जाएगी माल सेल या खरीदने में, और इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट भी आपको इसी लेवल से मिलता था। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम आप कैसे निकालते थे? डिमांड और सप्लाई जिस पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहे हैं दूसरे को, उसको हम इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते थे। ठीक है, उसी को इक्विलिब्रियम लेवल कहा जाता था। यह आपने प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम नाम के चैप्टर में पढ़ा होगा। ठीक है, 11वीं कक्षा में प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम नाम के चैप्टर में पढ़ा था। अरे पढ़ा था कि नहीं? यस सर। सो जाती हो आप क्लास शुरू करते ही, हमको तो लगता है क्लास ऑन करते ही आप सोने चली जाती हो। आप क्या बोलते रहो आप 1 घंटा, क्लास रिकॉर्ड तो हो ही रही है। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे तो डिमांड और सप्लाई है, एक है हमारा क्या एग्रीगेट डिमांड और एक है एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, ये दोनों जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, सर उसको तो क्या कहते हैं, वो ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं ना। हाँ मैम, ब्रेक इवन पॉइंट भी होता है, पर ब्रेक इवन पॉइंट जब कंजम्पशन कर्व एग्रीगेट सप्लाई कर्व को इंटरसेक्ट करता है उसको कहते हैं। ठीक है, जब कंजम्पशन कर्व एग्रीगेट सप्लाई कर्व को इंटरसेक्ट करता है तो उसको हम कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है,
लेकिन जब एग्रीगेट डिमांड का कर्व एग्रीगेट सप्लाई के कर्व को इंटरसेक्ट करता है तो हम कहते हैं उसको ब्रेक इक्विलिब्रियम। ठीक है, समझ में आई ये बात? जब कंजम्पशन कर्व एग्रीगेट सप्लाई कर्व को इंटरसेक्ट करता है तो उसको हम कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है उसको। और जब एग्रीगेट डिमांड का कर्व एग्रीगेट सप्लाई के कर्व को इंटरसेक्ट करता है तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है उसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। ठीक है, सरस है? यस सर। चलो, तो वहां पे भी जब आप इक्विलिब्रियम निकालती थी 11वीं में तो कुछ असम्पशंस आपको लेने पड़े थे इक्विलिब्रियम के लिए। यहां पे भी कुछ असम्पशंस होंगे इस इक्विलिब्रियम के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप असम्पशंस लिखिए। पहला असम्पशन लिखिए, प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी इज फिक्स्ड, फुल स्टॉप। प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी इज फिक्स्ड, फुल स्टॉप। अरे मैंने कल की क्लास अपलोड नहीं की थी ना? रुको जरा देखें। हाँ नहीं की है, नहीं ये तो आज की है, कल की है। पहला पॉइंट हो गया ना, सेकंड पॉइंट लिख लो, theory is applicable only under short run. Theory is applicable only under short run. Third point, economy is closed, that is no foreign trade. Full stop. Economy is closed, that is no foreign trade. Full stop. Fourth point, there is no government intervention. Full stop. There is no government intervention. Full stop. मैम मुझे लग रहा है कल की क्लास रिकॉर्ड ही नहीं हो पाई है, कुछ गड़बड़ हो गई है और ठीक से रिकॉर्ड नहीं हुई है, और कल की मैंने आपको सेंड भी नहीं की है। यस सर। हाँ, कल की क्लास रिकॉर्ड भी नहीं हुई है ठीक से, इसीलिए यहाँ पे सेव्ड नहीं है। जब जब ये सेव होके यहाँ पे आती नहीं है इसका मतलब कि क्लास ठीक से रिकॉर्ड हुई नहीं है। कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था, मल्टीप्लाई वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया था कि नहीं? कल मल्टीप्लाई वाला एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ा था, एक्स एंटे और एक्सपोज तो बहुत, एक्स एंटे और एक्सपोज तो बहुत इजी था। मल्टीप्लाई समझ में आया था कि नहीं? सर आ तो गया था उस टाइम। अब देखो मतलब अगर समझ में आ गया था, रिवाइज करना, समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर दोबारा पढ़ा देंगे और क्या करेंगे, रिकॉर्ड जब नहीं हुआ है तो। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो मल्टीप्लायर ही है जो नहीं समझ में आएगा, क्योंकि एक्स एंटे एक्सपोज तो बहुत इजी था। चलो 4 पॉइंट्स हो गए ना? हेलो, यस सर।
हाँ बढ़िया। तो ये चार assumptions है, ये जो इक्विलिब्रियम लेवल हम निकाल रहे हैं, इसको निकालने से पहले ये चार assumptions हमने ली हैं। पहला क्या है कि प्राइस लेवल इकोनॉमी में जो है वो फिक्स रहेगा, ठीक है, प्राइस बढ़ेगा घटेगा नहीं। दूसरा ये है कि ये थ्योरी जो है, इक्विलिब्रियम की थ्योरी जो है, ये केवल शॉर्ट टर्म में एप्लीकेबल है, ठीक है। ये जो इक्विलिब्रियम की थ्योरी है ये केवल शॉर्ट रन में एप्लीकेबल है, लॉन्ग रन में एप्लीकेबल नहीं है। तीसरा ये है कि इकोनॉमी क्लोज्ड इकोनॉमी है। क्लोज्ड इकोनॉमी और ओपन इकोनॉमी में क्या फर्क होता है? ओपन इकोनॉमी जो होती है ना, उसमें फॉरेन ट्रेड होती रहती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता रहता है। पर क्लोज्ड इकोनॉमी में कोई भी फॉरेन ट्रेड नहीं होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं हो रहा होता है, ठीक है, ये क्लोज्ड इकोनॉमी के अंदर। यानी अगर मैं कहूँ इंडिया एक ओपन इकोनॉमी है, तो इसका मतलब इंडिया में फॉरेन ट्रेड हो रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जा रहा है इंडिया में। लेकिन अगर मैं कह रहा हूँ इंडिया एक क्लोज्ड इकोनॉमी है, तो बोले वो क्या है, वहाँ कोई फॉरेन ट्रेड नहीं हो रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं किया जा रहा है इंडिया में, ठीक है। और चौथा पॉइंट ये है कि कोई भी गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं है इकोनॉमी में, गवर्नमेंट बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं कर रही है इकोनॉमी में। क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन क्या है? एक्सप्लेनेशन लिखिए ये बात कि इक्विलिब्रियम लेवल of national income is determined by that point where aggregate demand is equal to aggregate supply, ठीक है। आप इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम कैसे निकालोगी? इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम उसी पॉइंट से निकलेगा जब आपका एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर हो जाए। जिस पॉइंट पे आपका एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई बराबर हो, वही आपका इक्विलिब्रियम लेवल होगा नेशनल इनकम का, ठीक है। क्लियर है? जब मैं ये कह रहा हूँ कि एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर हो, इसका मतलब क्या? एग्रीगेट डिमांड का मतलब कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, और एग्रीगेट सप्लाई का मतलब क्या है? इनकम। तो इसीलिए एक तरीके से मेरे कहने का ये मतलब है इक्विलिब्रियम लेवल कहाँ पे निकलेगा? जब आपकी इनकम बराबर हो किसके? आपके कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट के, तब आपका क्या होगा? इक्विलिब्रियम लेवल आएगा नेशनल इनकम का, ठीक है। जब आपका इनकम आपकी कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट के बराबर हो जाए, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट के, तो आपका इक्विलिब्रियम लेवल आएगा नेशनल इनकम का। सरस है कि नहीं मुझे बताओ? सरस है कि नहीं ये बात? सर क्या फिर से बोल दीजिए। मुझे बताओ ये बात क्लियर है कि नहीं? इतनी छोटी सी बात है, दोबारा रिपीट करने को कह रही हो कि जब आपका एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई बराबर होगा, तब आपका इक्विलिब्रियम लेवल आएगा नेशनल इनकम का। ये बात क्लियर है ना? जब आपका एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट बराबर हो, तब आपका इक्विलिब्रियम लेवल आएगा नेशनल इनकम का। अब एग्रीगेट सप्लाई का मतलब होता है इनकम, और एग्रीगेट डिमांड का क्या मतलब होता है? कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। तो वही मैंने वहां पे लिख दिया, एग्रीगेट डिमांड का मतलब कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, और एग्रीगेट सप्लाई का मतलब इनकम, ठीक है। तो इसीलिए ये मतलब भी तो बन गया फिर इससे कि जब आपकी इनकम आपके कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट के बराबर होगी, तब आपका इक्विलिब्रियम लेवल आएगा नेशनल इनकम का, ठीक है। जब आपकी इनकम आपके कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट के बराबर होगी, तब आपका इक्विलिब्रियम लेवल आएगा नेशनल इनकम का, ठीक है। अरे ठीक है। यस सर। हाँ यस सर बोलती रहो, इसमें आलस बिल्कुल ना दिखो। अब हम इसको शेड्यूल और ग्राफ से समझते हैं।
इनकम, कंजम्पशन, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग्स। ठीक है, इनकम, कंजम्पशन, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट। एग्रीगेट डिमांड जो कि होगा कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट को जोड़ के आएगा, एग्रीगेट सप्लाई जो कि कंजम्पशन और सेविंग्स को जोड़ के आएगा। इनकम लेता हूँ 6 लेवल पे, 6-7 लेवल पे, 0, 100, 200, 300, 400, 500 और 600। कंजम्पशन लेते हैं 60, 130, 200, 270, 340, 410, 480। सेविंग्स इधर -60, फिर -30, 0, 30, 60, 90, 120। इन्वेस्टमेंट 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, ये हो गया। अब एग्रीगेट डिमांड निकालते हैं, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, 60 प्लस 60 120, 130 प्लस 60 कितना हो गया 190, 200 प्लस 60 260, 270 प्लस 60 330, 340 प्लस 60 400, 410 प्लस 60 470, 480 प्लस 60 540। एग्रीगेट सप्लाई निकालते हैं, कंजम्पशन और सेविंग्स को जोड़ते हैं, 60 माइनस 60 0, 130 माइनस 30 100, 200 प्लस 0 200, 270 प्लस 30 300, 340 प्लस 60 400, 410 प्लस 90 500, 480 प्लस 120 600। ठीक है, आप देख सकते हो कि एग्रीगेट सप्लाई आपका क्या हो रहा है, इनकम के बराबर आ रहा है। एग्रीगेट सप्लाई क्या है, इनकम के बराबर हो रहा है। इक्विलिब्रियम लेवल क्या है बताओ, इक्विलिब्रियम लेवल क्या है बताओ। सर एक सेकंड देखने दीजिए दोनों में पहले। कहा हुआ, कहा बोलो, अरे इतनी तेज बोल रही हो, फिर से बोलो, मुझे सुनाई नहीं दिया। सर जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड और सप्लाई इक्वल आना चाहिए, तो रुकिए एक मिनट देख के बताते हो। हाँ हाँ, देखो देखो, जल्दी देख के बताना, 1 मिनट देंगे, 1 घंटा तो नहीं। मिल ही नहीं रहा। हाँ मिल गया सर 400। हाँ 400, यहाँ भी 400 और यहाँ पे भी 400। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये आपका इक्विलिब्रियम होगा। क्लियर है, जहां पे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई बराबर है। सरस, बिल्कुल सर, इससे आसान कुछ हो ही क्या कहा सकता है। बिल्कुल सही कहा मैम आपने, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। चलो उसको ग्राफिकली भी समझ लेते हैं। एक्स ओ वाई, इस पे मैं लूंगा एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, इस पे मैं लूंगा आउटपुट या फिर इनकम। ठीक है, फ्री हैंड बना दूं कि प्लॉट करके बनाऊं? फ्री हैंड बनाऊं कि प्लॉट करके बनाऊं? सर जो मन करे। हैं?
चलो प्लॉट कर देते हैं, नहीं तो बाद में कहोगे सर अपने हिसाब से करते हैं, हमारी तो बिल्कुल सुनते ही नहीं है, डेमोक्रेसी नाम की चीज़ ही नहीं है। आउटपुट इनकम। सर 2 मिनट, हम अभी आ रहे हैं। हेलो। अरे सर क्या 2 मिनट रुक जाते। हम्म। सर 2 मिनट तो रुक जाते, आप बीच में बोल दिए। अच्छा, माफी चाहूँगा। 100, 400, 100, ये हो गया 600। चलो अपलोड करते हैं। ₹0 की इनकम, एग्रीगेट डिमांड कितना है? 120। 120 है समवेयर हेयर, यहाँ ले लेते हैं। फिर 100 की इनकम, अरे यहाँ पे प्लॉट करना होगा ना 0 पे। सर आप बहुत गलत टाइम तो बोले हैं। हाँ, आप बहुत गलत टाइम पर हेलो बोले। क्या कह रहे हैं? अरे मैं कह रही हूँ, आप बहुत गलत टाइम पर बोल दिए थे। अच्छा, हाँ सर, आप बोल सकते हैं, अब नहीं गलत टाइम है। तो एक्चुअली मेरी बुआ आई थी, तो जैसे मैं गई उनसे मिलने, आप उसी में बोल दिए हेलो। अच्छा, चलो 100 पे कितना है? 190। 190 यहाँ पे होगा। फिर 200 पे है 260, ये यहाँ पे आएगा। 300 पे है 330, 400 पे है 400, 500 पे है 470, 600 पे है 540। अब इन सबको ज्वाइन कर देते हैं। ये रहा आपका एग्रीगेट डिमांड का कर्व। अब एग्रीगेट सप्लाई का कर्व बनाते हैं। 0 पे कितना है? 0, तो यहीं से शुरू होगा। 100 पे कितना है? 100। 200 पे 200, 300 पे 300, और 400 पे 400, 500 पे 500,
और 600 पे 600। ये रहा आपका एग्रीगेट सप्लाई का कर्व। अब एग्रीगेट डिमांड का कर्व एग्रीगेट सप्लाई के कर्व को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है? इस पॉइंट पे। एग्रीगेट डिमांड का कर्व एग्रीगेट सप्लाई के कर्व को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है? इस पॉइंट पे। यही आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, ठीक है, यही आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। और ये पॉइंट जिस लेवल ऑफ इनकम पे पड़ रहा है, ये पॉइंट जिस लेवल ऑफ इनकम पे पड़ रहा है ना, यही आपकी क्या होगी? इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट। इसी को आप कहेंगे इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट या इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम या फिर इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम, इसी को कहा जाएगा, ठीक है। ये जो इक्विलिब्रियम है आपका, ये जिस लेवल ऑफ इनकम पे बढ़ रहा है, जो कि कितने पे बढ़ रहा है? 400 रुपए पे, तो यही आपका इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट या इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम या इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम कहा जाएगा, ठीक है। क्लियर बात है कि नहीं? अरे भाई क्लियर है कि नहीं? सर एक सेकंड बना रहे हैं। ड्राइंग भी मैम आप धीमे धीमे करती हो। इक्विलिब्रियम लेवल जिस लेवल हो ऑफ गया कांग्रेट्स। इक्विलिब्रियम लेवल जिस लेवल ऑफ इनकम या जिस लेवल ऑफ आउटपुट पे आ रहा है, उसको हम क्या कहेंगे? इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट या इनकम या नेशनल इनकम, ठीक है। जिस लेवल पे इक्विलिब्रियम आ रहा है, जिस लेवल ऑफ आउटपुट या इनकम पे, उसको हम क्या कहेंगे? इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट या इनकम या नेशनल इनकम, ये इसको कहा जाएगा, जो कि यहाँ पे कितना है? 400 रुपए। क्या ये चीज क्लियर है कि नहीं? ये चीज क्लियर है कि नहीं? यस सर। चलो बढ़िया है। अब मुझे ये बताओ, ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, इक्विलिब्रियम के बाद ये वाला जो पोर्शन है, समझ में आ रहा है? ये पोर्शन, इसमें एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड से ज्यादा है कि एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा है? ये कैसे डिटरमाइन करते हैं? ये हम लोगों ने पिछला जो कर्व सीखा था, उसमें हम लोगों ने देखा था कि दो अगर लाइंस बनी है तो कौन किससे ज्यादा है, कैसे डिटरमाइन होगा? एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा है। एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड से ज्यादा है ना यहाँ पे। यस सर। यहाँ पे एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड से ज्यादा है ना, तो इसको हम कहेंगे एक्सेस सप्लाई। ये वाला जो रीजन होगा ना, इसको हम कहेंगे एक्सेस सप्लाई, यानी यहाँ सप्लाई ज्यादा है डिमांड से। और ये वाला जो नीचे वाला पोर्शन है, इक्विलिब्रियम के नीचे का पोर्शन, यहाँ क्या ज्यादा है? एग्रीगेट डिमांड की एग्रीगेट सप्लाई है? एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है। एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है किससे? एग्रीगेट सप्लाई से। तो इसलिए ये नीचे वाला जो पोर्शन है, ये कहलाएगा एक्सेस डिमांड का पोर्शन, यानी डिमांड ज्यादा है सप्लाई से। क्लियर है? अरे क्लियर है? और सेम ये जो कर्व बना था 45 डिग्री पे बना था, एग्रीगेट सप्लाई का जो कर्व बना था 45 डिग्री पे बना था हमेशा की तरह। क्लियर है? क्लियर है पक्का? यस सर। चलो एक दो पॉइंट लिख लो फिर इसी के नीचे।
पहला पॉइंट लिखो। When the output produced is more than equilibrium output, then aggregate supply is greater than aggregate demand. It is known as excess supply. Full stop. When the output produced is more than equilibrium output, then aggregate supply is greater than aggregate demand. It is known as excess supply. Full stop. आगे लिखिए, in such a situation producer will reduce the factors of production to cut down the production cost. Full stop. In such a situation, producer will reduce the factors of production to cut down the production cost. Full stop. लिख लिया? लिख लिया? यस सर। हाँ, ये कह रहा है कि जब आपका जो आपने आउटपुट प्रोड्यूस किया है ना, ये इक्विलिब्रियम आउटपुट से ज्यादा हो, ठीक है, यानी इक्विलिब्रियम आउटपुट से ज्यादा का आउटपुट आपने प्रोड्यूस किया हो, तो फिर उस सिचुएशन में क्या होगा कि आपने डिमांड से ज्यादा प्रोड्यूस कर दिया होगा, ठीक है, जितनी डिमांड है प्रोडक्ट्स की उससे ज्यादा प्रोड्यूस कर दिया होगा आउटपुट, तो ऑब्वियसली प्रोड्यूस ज्यादा कर दिया तो सप्लाई भी ज्यादा करोगे, तो सिचुएशन में क्या होगा, एक्सेस सप्लाई होगी, ठीक है, आप एक्सेस सप्लाई कर रहे होगे उस समय से, ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या कर देना चाहिए, आपको अपनी प्रोडक्शन कम कर देनी चाहिए। प्रोडक्शन कम कैसे करोगे, अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कम कर दो, ठीक है, रॉ मटेरियल, लेबर, कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कम करो और उससे क्या होगा, आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट बच जाएगी, ठीक है, क्लियर है? यस सर। अच्छा, हाँ, लास्ट में क्या लिखवाया है, टू कट डाउन द प्रोडक्शन कॉस्ट ना, और आगे एक चीज और ऐड कर लो उसमें, एंड प्रोडक्शन लेवल भी तो कम होगा साथ ही साथ, क्योंकि अल्टीमेटली वही तो आपको कम करना है, प्रोडक्शन लेवल, ठीक है, प्रोडक्शन कॉस्ट के आगे एंड प्रोडक्शन लेवल भी लिख लो बस, ठीक है। सेकेंड पॉइंट लिखो, when the output produced is less than equilibrium output, then aggregate supply is less than aggregate demand. It is known as excess demand. Full stop.
when the output produced is less than equilibrium output, then aggregate supply is less than aggregate demand. It is known as excess demand. Full stop. In such a situation, producer will increase the factors of production to increase the production cost and production level. Full stop. In such a situation, producer will increase the factors of production to increase the factors of production to increase the production cost and production level. Full stop. ठीक है? ठीक है? सर एक बार वो ना इसके ऊपर अलग रिपीट कर दीजिए। कहाँ? सर एक्सेस सप्लाई वाला रिपीट कर दीजिए सच सिचुएशन के बाद से। एक्सेस सप्लाई वाला पहला वाला पॉइंट। सर सेकंड पॉइंट इन सच सिचुएशन। तो ये तो एक्सेस डिमांड का पॉइंट है। सर मैं एक्सेस सप्लाई की बात कर रही हूँ। हैं? सर मैं एक्सेस सप्लाई की बात कर रही हूँ। तो एक्सेस सप्लाई वही फर्स्ट वाला पॉइंट जो लिखवाया था। यस सर। हाँ तो उसमें क्या बताना है? सर रिपीट करना है। अच्छा पूरा when the output produced is more। नहीं यहाँ से हाँ इन सच सिचुएशन के बाद सर। अच्छा उसमें in such a situation producer will reduce the factors of production। बस सर यही था ये। अच्छा यही in such a situation producer will reduce the factors of production। वहां पे reduce करता है, यहाँ पे बढ़ा देता है। लिख लिया? अब ये कह रहा है कि अगर इक्विलिब्रियम आउटपुट से कम का आप टोटल प्रोडक्शन कर रहे हो, अगर आपका टोटल प्रोडक्शन इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट से कम है, तो इसका मतलब क्या है कि आप डिमांड से कम का प्रोडक्शन कर रहे हो। ठीक है, डिमांड से कम का प्रोडक्शन कर रहे हो तो सप्लाई भी ऑब्वियसली कम ही कर रहे होगे। ठीक है, डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है तो एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है। ठीक है, तो ऐसे केस में आपको अपना प्रोडक्शन बूस्ट अप करने की जरूरत है, आपको अपना प्रोडक्शन बढ़ाने की जरूरत है। प्रोडक्शन अगर बढ़ाना है तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाने पड़ेंगे, रॉ मटेरियल लेवल ये सब चीजें बढ़ानी पड़ेंगी। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए आपको और प्रोडक्शन कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी, और जब आप ये इनकर करोगे तो आपका प्रोडक्शन लेवल राइज कर जाएगा। क्लियर है? यस सर। क्लियर है ना? क्लियर है मैम? कोई डाउट इस इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट में जो हम लोगों ने समझा है एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के थ्रू? हेलो? नो सर। नो? चलो बढ़िया। अब इस चैप्टर में इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई की अप्रोच को यूज करते हुए भी समझा जा सकता है। साथ ही साथ एक तरीका और है, सेविंग और इन्वेस्टमेंट की अप्रोच के थ्रू भी इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट समझा जा सकता है। इस चैप्टर में दो अप्रोचेस हैं। पहली अप्रोच तो ये थी एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के थ्रू समझने की, जो कि आपने समझ लिया, और एक और अप्रोच है जिसमें आप इक्विलिब्रियम को सेविंग और इन्वेस्टमेंट की अप्रोच के थ्रू समझते हो। ठीक है, तो अब हम वो वाली अप्रोच समझेंगे। ठीक है, इक्विलिब्रियम
थ्रू सेविंग्स इन्वेस्टमेंट अप्रोच। ठीक है, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट अप्रोच के थ्रू इक्विलिब्रियम समझते हैं। लिखिए जरा एक दो तीन लाइन। इट कैन बी डिटरमिन्ड by the point where ex ante ब्रैकेट में प्लान्ड ब्रैकेट क्लोज सेविंग्स आर इक्वल टू एक्स एंटे ब्रैकेट में प्लान्ड ब्रैकेट क्लोज्ड इन्वेस्टमेंट फुल स्टॉप। It can be determined by the point where ex ante ब्रैकेट में planned savings are equal to ex ante ब्रैकेट में planned investment full stop। ठीक है, लिख लिए लाइन। यस सर। इसका मतलब इस अप्रोच के थ्रू जब आपकी एक्स एंटे प्लान्ड सेविंग्स आपकी एक्स एंटे यानी प्लान्ड इन्वेस्टमेंट के बराबर होंगी, तब आपका क्या होगा, तब आपका इक्विलिब्रियम अकर करेगा। इस अप्रोच के हिसाब से जब आपकी एक्स एंटे यानी प्लान्ड सेविंग्स आपके एक्स एंटे यानी प्लान्ड इन्वेस्टमेंट के बराबर होगा, तब आपका इक्विलिब्रियम अकर करेगा। ठीक है, अभी हमने जो सीखा उसके हिसाब से इक्विलिब्रियम पे क्या होता है कि एग्रीगेट डिमांड आपकी एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होती है। ठीक है, आपकी एग्रीगेट डिमांड आपकी एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होती है। अभी हमने सीखा पिछले अप्रोच में इक्विलिब्रियम पे। तो एग्रीगेट डिमांड का क्या मतलब होता है, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। एग्रीगेट सप्लाई का क्या मतलब होता है, कंजम्पशन प्लस सेविंग्स। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड का क्या मतलब होता है, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, और एग्रीगेट सप्लाई का क्या मतलब होता है, कंजम्पशन प्लस सेविंग्स। कंजम्पशन कट जाएगा, बचेगा क्या, इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सेविंग्स। ठीक है, और इसी पे ये कॉन्सेप्ट हुआ। ठीक है, इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सेविंग्स, इसी पे कॉन्सेप्ट बना कि जब आपकी प्लान्ड सेविंग्स प्लान्ड इन्वेस्टमेंट के बराबर होगा, तब आपका क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम अकर कर जाएगा। ठीक है, जब आपका प्लान्ड सेविंग्स प्लान्ड इन्वेस्टमेंट के बराबर होगा, तब आपका इक्विलिब्रियम अकर कर जाएगा। ठीक बात है। यस सर। चलो आगे समझते हैं इसको, ग्राफ बनाते हैं और उससे समझते हैं। y x o ठीक है, आउटपुट इनकम सेविंग्स ऑब्लिक इन्वेस्टमेंट। चलो सेविंग्स कर्व बनाते हैं। सेविंग्स कर्व यहाँ नेगेटिव से शुरू होगा, आपको पता है।
सेविंग्स कर्व नेगेटिव से शुरू होगा और ऊपर इस तरीके से जाएगा। ये बन गया आपका सेविंग्स कर्व। ठीक है, अब बनाते हैं इन्वेस्टमेंट कर्व। इन्वेस्टमेंट कर्व जैसे यहां से शुरू होगा और हमने देखा ही है कि इस चैप्टर में हम इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करते हैं। ठीक है, इस चैप्टर में हम इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करते हैं। सॉरी, इंड्यूस्ड कह रहे हैं, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। इस चैप्टर में हम ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करते हैं, जो कि हमेशा कांस्टेंट रहती है। ठीक है, दूसरी वाली जो इन्वेस्टमेंट होती है वो क्या होती है? इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, जो कि इंक्रीज करती रहती है विद द इंक्रीज इन द इंक्रीज इन द लेवल ऑफ इनकम। ठीक है, विद द इंक्रीज इन द लेवल ऑफ इनकम वो इंक्रीज करती रहती है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इसलिए उसका कर्व क्या होता है? अपवर्ड स्लोपिंग होता है। लेकिन वो अप्रोच इस चैप्टर में यूज नहीं की जाती है। हम कौन सी अप्रोच यूज करते हैं? हम ऑटोनॉमस कंजम्पशन की अप्रोच यूज करते हैं कि रहते हैं कि बड़े इनकम लेवल कितना भी बढ़ रहा हो, इन्वेस्टमेंट हमेशा कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, हम ऑटोनॉमस कंजम्पशन का, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट का अप्रोच यूज करते हैं इस चैप्टर में, जो कि कहता है कि इनकम लेवल भले ही कितनी भी बढ़ रही हो, आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, तो ये बना लिया हमने इन्वेस्टमेंट कर्व अपना। और ये देखो इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हुए हैं। ये क्या हुआ है? इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है एक दूसरे को। यही आपका इक्विलिब्रियम का पॉइंट होगा। ठीक है, यही आपका इक्विलिब्रियम का पॉइंट होगा। ठीक है, यही आपका इक्विलिब्रियम का पॉइंट है। और ये जिस लेवल ऑफ आउटपुट या इनकम पे आ रहा है, ये जिस लेवल ऑफ आउटपुट या इनकम पे आ रहा है, वो लेवल ऑफ आउटपुट या इनकम क्या कहलाएगा? वो हमारा, अगर आउटपुट की बात हो रही है तो वो हमारा इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट या इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम या इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम कहलाएगा। ठीक है, क्लियर है मैम? क्लियर है? सर फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। इतने आराम से एक्सप्लेन कर रहे हैं तब भी फिर से एक्सप्लेन करिए, इतना आसान सा। मैम मुझे लगता है कभी कभार आप एंटरटेनमेंट में कहती हो कि सर फिर से एक्सप्लेन करिए, फिर सताएंगे तुमको, ऐसा है? इससे स्लो क्या ही एक्सप्लेन करूंगा। चलो मैम, ऐसा तो नहीं है कि मजा आता है दोबारा सुनने में? बताइए। सर ये इतना इजी नहीं था ना। है क्या था इसमें? ये सेविंग्स कर्व बना है, कोई डाउट इसमें? सेविंग्स कर्व इसी तरीके से बनता है, नेगेटिव तो से उसी के बाद से तो नहीं आया, पता नहीं क्या बोल रहे हैं। अरे उसके बाद मैंने पुरानी बातें कुछ याद दिलाई कि दो तरीके के इन्वेस्टमेंट होते हैं, इंड्यूस्ड और ऑटोनॉमस। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि आपकी इनकम लेवल राइज करती रहती है तो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ता रहता है साथ ही साथ। ठीक है, डायरेक्ट रिलेशनशिप। लेकिन वो अपने कोर्स में नहीं, वो मतलब इस चैप्टर में यूज ही नहीं होता। ठीक है, इस चैप्टर में यूज कौन सा होता है? ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट क्या कहता है कि आपकी इनकम बढ़ती जा रही है लेकिन इन्वेस्टमेंट हमेशा कांस्टेंट है, वो ना बढ़ रहा है ना घट रहा है। और उसका कर्व हमारा इस तरीके से बनता है, और यही इस चैप्टर पे एप्लीकेबल है, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट ही इस चैप्टर पे एप्लीकेबल है, तो वो कर्व हमने बना लिया है इन्वेस्टमेंट का। अब जिस पॉइंट पे ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स कर्व, वो हमारा इक्विलिब्रियम का पॉइंट बनेगा। ठीक है, जिस पॉइंट पे ये सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो हमारा इक्विलिब्रियम का पॉइंट बनेगा। अभी इक्विलिब्रियम का पॉइंट जिस लेवल ऑफ आउटपुट या इनकम पे आ रहा है, इक्विलिब्रियम का पॉइंट जिस लेवल ऑफ आउटपुट या इनकम पे आ रहा है, वो हमारा इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट या इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम या इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम कहलाएगा। क्लियर है कि नहीं? यस सर। अब समझ में आ गया? यस सर। वही बात दोबारा बोली तो समझ में आ गया? हैं? नहीं आया। कहाँ बोल रही हो? सर नहीं आया। नहीं आया? फिर बताए।
क्या नहीं आया? हाँ? सर आ गया है। अरे क्या खेल के क्या है ये? सही से बताओ, आया कि नहीं आया? अरे सर आ गया है। अच्छा, तो मतलब एक चीज को आपको दो बार सुनना होता है, तो मैं पहले से ही मतलब एक कॉन्सेप्ट को दो बार बताऊं, दूसरी बार में आपको समझ में आ जाता है, ये है ना? दैट्स द पॉइंट। तो अब से मैं जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे उनको दो बार पहले ही बता दूंगा, ठीक है? चलो, अब ये वाला पोर्शन बताओ, सेविंग्स ज्यादा है कि इन्वेस्टमेंट ज्यादा है? इस पोर्शन में सेविंग्स ज्यादा है कि इन्वेस्टमेंट ज्यादा है? सेविंग्स। हाँ, सेविंग्स ज्यादा है इन्वेस्टमेंट से, तो ये पोर्शन क्या कहलाएगा? एक्सेस सेविंग्स। यहाँ पे सेविंग्स ज्यादा हो रही है, इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है। और ये वाले पोर्शन में बताओ, इन्वेस्टमेंट ज्यादा है कि सेविंग्स? सर किधर? अरे इसमें भी दो बार सुनोगे? हाँ, वो आदत लग गई है तो सही बात है, ये वाला। सर इसमें इन्वेस्टमेंट ज्यादा है। अच्छा, धन्यवाद। इन्वेस्टमेंट ज्यादा है सेविंग्स से, ठीक है? ये क्या होगा? ये एक्सेस इन्वेस्टमेंट का पोर्शन है। यहाँ पे लोग इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर रहे हैं, सेविंग्स कम कर रहे हैं, ठीक है? ये बन गया अपना कर्व, सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच के थ्रू। इस तरीके से इक्विलिब्रियम डिटरमिन होता है इसमें, ठीक है? अब दो पॉइंट्स लिख लीजिए एक्सेस सेविंग और एक्सेस इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक है? दो पॉइंट लिख लीजिए एक्सेस इन्वेस्टमेंट और एक्सेस सेविंग्स के लिए। सबसे पहले लिखिए, सबसे पहला पॉइंट डालिए एक्सेस इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक है? पहला पॉइंट लिखिए जरा एक्सेस इन्वेस्टमेंट के लिए, और लिखिए इसके बारे में। एक्सेस इन्वेस्टमेंट में क्या होता है? पीपल आर सेविंग लेस इन द कंट्री, फुल स्टॉप। पीपल आर सेविंग लेस इन द कंट्री, फुल स्टॉप। इट सर ऑल्सो पीपल आर सेविंग लेस इन द कंट्री, लोग पैसा कम बचा रहे हैं देश में, ठीक है? सेव कम कर रहे हैं पैसा। पीपल आर सेविंग लेस इन द कंट्री, फुल स्टॉप। It also means that people are consuming more, which also means that people will demand more, which will lead to aggregate demand is greater than aggregate supply. या फिर ये लिखने की जगह ये लिख लो, which will lead to excess demand. एक्सेस डिमांड का तो मतलब यही है ना, एग्रीगेट सर डिमांड एक इज सेकेंड फिर से वहां से बता दीजिए, पीपल आर के बाद। इट ऑल्सो मीन्स दैट people are तो consuming ये more, हाँ, which also means that people will demand more, which will lead to excess demand, full stop. Therefore, comma, he will look to increase his production and will look to reach the equilibrium level, full stop. Therefore, comma,
he will look to increase his production and will look to reach the equilibrium level. Full stop. लिख लिया? यस सर। हाँ, तो ये क्या कह रहा है? पहली बात तो बिल्कुल यही कि सेविंग्स अगर इन्वेस्टमेंट से कम है इस सिचुएशन पे, तो लोग पैसा कम बचा रहे हैं, सेविंग्स कम कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर रहे हैं। ठीक है, लोग अगर सेविंग्स कम है इन्वेस्टमेंट से, तो लोग सेविंग्स कम कर रहे हैं और इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर रहे हैं। और इसकी वजह से क्या होगा? अगर सेविंग्स कम कर रहे हैं लोग, तो लोग कंजम्पशन पे भी ज़्यादा खर्च कर रहे होंगे कंट्री में। लोग अगर सेविंग्स कम कर रहे हैं, तो लोग कंजम्पशन पे भी ज़्यादा खर्चा कर रहे होंगे कंट्री में। और कंजम्पशन पे जितना ज़्यादा लोग खर्चा करेंगे ना, उतना ज़्यादा डिमांड बढ़ेगी इकोनॉमी में। लोग जितना ज़्यादा कंजम्पशन पे खर्च करेंगे, उतना ज़्यादा इकोनॉमी में डिमांड बढ़ेगी। और जैसे जैसे डिमांड बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे एक्सेस डिमांड की सिचुएशन आ जाएगी इकोनॉमी में। एक्सेस डिमांड की सिचुएशन यानी एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, जैसे जैसे डिमांड बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे एक्सेस डिमांड की सिचुएशन इकोनॉमी में आ जाएगी। और एक्सेस डिमांड के सिचुएशन में क्या होगा? डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा हो जाएगी। और आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा होता है, तो हमें अपना प्रोडक्शन बूस्ट अप करना पड़ता है, प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ता है, ताकि हम सप्लाई और कर सकें प्रोडक्ट्स मार्केट में। ठीक है, मार्केट में और प्रोडक्ट सप्लाई करने के लिए हमें अपना प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ता है। ठीक है, तो हम अपना प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, ताकि प्रोडक्शन बढ़ा के हम और प्रोडक्ट सप्लाई मार्केट में कर पाएं, और हम क्या कर सकें? ये जो एक्सेस डिमांड की सिचुएशन आई है, इससे निकल के किसी तरह इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट पर पहुंच पाएं। ठीक है, बट सर एक पॉइंट तक ही तो बनाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं इंक्रीज कर सकते ना। हाँ, मेरा मतलब है सिर्फ एक पॉइंट तक ही तो बढ़ाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते ना। अरे तो प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाओगे ना, तभी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा। अरे वो बात नहीं है। हाँ, ऐसे थोड़ी ना कि बढ़ाते ही जाएंगे प्रोडक्शन, अपना प्रोडक्शन लेवल बढ़ाना ही पड़ेगा, एक्सेस डिमांड से निकलना भी तो पड़ेगा। तो कैसे निकलोगे हाँ सर, प्रोडक्शन? तो कब तक बढ़ाते रहेंगे वो पूछ जब तक रही हूँ। इक्विलिब्रियम पे ना पहुंचो। हाँ तो ये आप बताएं क्यों नहीं? हाँ, तो ये तो मैंने बोला ना अभी कि हम एक अपना प्रोडक्शन लेवल बढ़ाएंगे। प्रोडक्शन लेवल कब तक बढ़ाएंगे? जब तक इक्विलिब्रियम लेवल पे ना पहुंच जाए। ठीक है, जब इक्विलिब्रियम लेवल पे पहुंच जाएंगे, तब वहां पे स्टे कर लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद और बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी प्रोडक्शन को, और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को इनकॉर्पोरेट करने की और जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, क्लियर है? यस सर। चलो सेकंड पॉइंट लिखो। ठीक है, सेकंड पॉइंट लिखिए, और ये किसके बारे में होगा? ये एक्सेस सेविंग्स के बारे में होगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट लिखिए, ये किसके बारे में है? एक्सेस सेविंग्स के बारे में है। लिखिए, people are saving more in the country, full stop. People are saving more in the country, full stop. It also means that people are consuming less. Which also means that people will demand less. Which will lead to excess supply, full stop. फिर से पूरा बोल रहे हैं, it also means that people are consuming less, which also means that people will demand less, which will lead to excess supply. Full stop.
therefore comma he will look to decrease his production and will ultimately reach at equilibrium level at some point, full stop. Therefore comma he will look to decrease his production and will ultimately reach at equilibrium level at some point, full stop. हो गया? यस सर। देखो एक्सेस सेविंग्स की सिचुएशन में क्या है, सेविंग्स ज्यादा है, इन्वेस्टमेंट कम है, लोग पैसा बचा ज्यादा रहे हैं, इन्वेस्ट कम कर रहे हैं। तो एक्सेस सेविंग की सिचुएशन में सेविंग्स ज्यादा है, इन्वेस्टमेंट कम है, लोग पैसा ज्यादा बचा रहे हैं, इन्वेस्ट कम कर रहे हैं। तो ये सिचुएशन तो आई। साथ ही साथ अगर लोग पैसा बचा ज्यादा रहे ना तो वो कंजम्पशन पे भी कम खर्च कर रहे होंगे। लोग अगर ज्यादा पैसा बचा रहे हैं तो वो कंजम्पशन पे भी कम खर्चा कर रहे होंगे, और लोग अगर कंजम्पशन पे कम खर्चा कर रहे हैं तो डिमांड कम क्रिएट हो रही होगी इकोनॉमी में। ठीक है, लोग अगर कंजम्पशन पे कम पैसा खर्च कर रहे हैं तो डिमांड कम क्रिएट हो रही होगी मैम इकोनॉमी में, और अगर डिमांड कम क्रिएट होगी इकोनॉमी में तो वो अल्टीमेटली एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन इकोनॉमी में पैदा कर देगी। एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन यानी एग्रीगेट डिमांड कम रह जाएगी एग्रीगेट सप्लाई के मुकाबले। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड कम रह जाएगी एग्रीगेट सप्लाई के मुकाबले अगर डिमांड कम क्रिएट हुई इकोनॉमी में, अल्टीमेटली एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन आ जाएगी इकोनॉमी में। ठीक है, तो मार्केट में प्रोडक्ट ज्यादा सप्लाई हो रहे होंगे, डिमांड कम हो रही होगी। ठीक है, एक्सेस सप्लाई में यही होता है, सप्लाई ज्यादा हो रहे हैं प्रोडक्ट्स और डिमांड उनकी कम है इकोनॉमी में। तो फिर ऐसी सिचुएशन में हमें प्रोडक्शन लेवल अपना कम करने की जरूरत पड़ेगी, प्रोडक्शन कम करें। ठीक है, हमें अपना प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा ताकि हम अल्टीमेटली इक्विलिब्रियम लेवल पर पहुंच जाएं। ठीक है, तो हम अपना प्रोडक्शन लेवल कम करेंगे और धीरे धीरे क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम लेवल पे पहुंचने की कोशिश करेंगे। क्लियर है? यस सर। हाँ, तो ये थी आपकी इक्विलिब्रियम अप्रोच थ्रू सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, ये सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट अप्रोच के थ्रू आपका इक्विलिब्रियम था। क्लियर है ये भी?